नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको घटनासार के वार्षिक करंट अफेयर में। ये हमारा इस सीरीज का 30वां लेक्चर है। आज हमारा इस लेक्चर में होगा उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी करंट अफेयर के तथ्य सार इसमें समाहित किए जाएंगे। उसके साथ साथ इसमें उत्तर प्रदेश का बजट और उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर को। डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की तो इसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति में क्या होगा, जहां सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी व फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है, वहीं अभद्र व आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति 2024 शुरू की गई है, इसका उद्देश्य है जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी व एजेंसी व फर्म उनके लिए विज्ञापन की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया में अभद्र या आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी कुछ भी पोस्ट होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं के साथ साथ उपलब्धियों की जानकारी और लाभों को लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई है। तो यह नीति काम क्या करेगी, जितनी भी उत्तर प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या लाभकारी योजनाएं हैं, उसके साथ साथ सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उसको जानकारी पहुंचाई जाएगी लोगों तक। इस नीति के तहत एक्स ट्विटर, जो पहले ट्विटर था, अब इसको एक्स नाम रखा गया। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजना और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। कोई भी कल्याणकारी योजना या कोई भी नीति लाई गई है या कोई भी योजना लाई गई है, उन सबको इन जैसे एक्स, जो भी सोशल मीडिया में जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें विज्ञापन के जरिए पहुंचाया जाएगा, जिससे इन कंपनियों को भी विज्ञापन प्राप्त होगा। इस नीति के तहत सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणियों में जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर जो प्रभाव डालते हैं, को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख और 3-3 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह निर्धारित किया गया है। तो आप ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इनको मत याद रखना। हाँ, ये जरूर याद रखना कि इस नीति के तहत सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अभी सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती है। प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति ला रही है। अभी तक जो भी राष्ट्र विरोधी काम चलते थे, पोस्ट होती थी, उनके लिए सोशल मीडिया पर आईटी एक्ट था 2002 का, उसकी धारा थी 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब इस नीति के तहत इन मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। आप आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F को याद रखना। यदि आप इसके तहत दोषी पाए जाते हैं तो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है तो सजा कितने, 3 साल से लेकर उम्र कैद तक इस नीति के तहत। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील
सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपने कुछ भी सोशल मीडिया पर अभद्र या अश्लील कंटेंट डाला है तो उसके लिए आपको मानहानि का मुकदमा भी चल सकता है। प्रदेश के 5 शहरों को आईटी सिटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। अभी हाल ही में हमारी प्रदेश सरकार ने 5 शहरों को आईटी सिटी बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो योगी सरकार अब प्रदेश को ग्लोबल आईटी हब का भी एक ब्रांड बनाने की तैयारी कर रहा है। अब जो ये आईटी सिटी बनेगी तो ये ग्लोबल आईटी हब के रूप में तैयार होंगी। इसके लिए ये हमारी यूपी सरकार ये काम कर रही है। ये 5 सिटी कौन-कौन सी होंगी? तो गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को ये 5 सिटी को एक ग्लोबल आईटी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए हमारी प्रदेश सरकार ने अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें गौतम बुद्ध नगर जो दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर को आईटी और आईटीएस का हब, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब, कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स का हब, वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर के रूप में एक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर है ना, उसको एक अलग क्षेत्र में, लखनऊ को एक अलग क्षेत्र में और कानपुर को एक अलग क्षेत्र में और वाराणसी और प्रयागराज को अलग क्षेत्र में आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। है सारे आईटी क्षेत्र, लेकिन गौतम बुद्ध नगर को आईटी और आईटीएस का हब बनाया जाएगा, जबकि लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स का, जबकि वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आईटी क्षेत्र के लिए भूमि बैंक बनाना और आईटी सिटी एवं आईटी पार्कों का विकास का काम अब तेज होगा। जब ये आईटी सिटी विकसित की जाएंगी तो इसमें क्या है, इसके लिए भूमि बैंक बनाया जाएगा और आईटी सिटी और आईटी पार्कों को विकास में तेजी लाई जाएगी हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रदेश सरकार राज्य को आईटी हब ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए शीघ्र ही एक राज्य स्तरीय आईटी सलाहकार समिति का भी गठन करेगी। एक आईटी हब बनाने के लिए किसे, यूपी के सिटियों को, उसके लिए एक सलाहकार समिति, आईटी सलाहकार समिति का भी निर्माण किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह यूपी के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेशनल के लिए, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है, यूपी और किसी भी स्टेट या नेशनल करंट के लिए। तो उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला जो एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाएगा, ऐसा करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज में रेंज के महाराजगंज जिले में स्थित भारी वैसी में स्थापित दुनिया के पहले एशियाई जटायु राजगिद्ध, जिसको रेड हेडेड बल्चर भी कहते हैं, जटायु राजगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कब किया? 6 सितंबर को। कहां पर? गोरखपुर में। गोरखपुर वन प्रभाग की कैंपियरगंज रेंज के महाराजगंज जिले में स्थित भारी वैसी में इसे स्थापित किया जाएगा। और ये किसका संरक्षण करेगा? तो एशियाई जटायु राजगिद्ध, जिसे रेड हेडेड कल्चर कहते हैं, उसका संरक्षण करेगा और प्रजनन केंद्र के रूप में इसे स्थापित किया गया है। यह प्रदेश के महाराजगंज जिले में, तो जिला याद रखना, महाराजगंज जिला। और वन तो पूछेगा नहीं, गोरखपुर वन प्रभाग का कैंपियरगंज, ये नहीं पूछेगा। हाँ, ये जिला जरूर पूछेगा और गिद्ध भी पूछ सकता है, रेड हेडेड कल्चर, जैसे एशियाई जटायु राजगिद्ध बोलते हैं। यह महाराजगंज जिले में
1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पर गिद्धों के लिए विभिन्न पिंजरे बनाए गए हैं, जैसे एशियाई किंग गिद्धों की एक स्थायी आबादी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब छोटे-छोटे पिंजरे बनाए गए, मतलब ठीक-ठाक पिंजरे बनाए गए हैं, जहाँ पर गिद्धों को रखा जाएगा और आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रजाति के गिद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित और प्रकृति के जो नेचर है तो है ना, प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN रेड लिस्ट द्वारा 2001 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया। इसे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, उसके तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया। उसके साथ साथ ये जो एशियाई गिद्ध है जिसका नाम है रेड हेडेड कल्चर, उसको IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में रखा गया है, अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये गिद्ध। भारत में पशु चिकित्सा में NSAID डाइक्लोफेनाक के व्यापक प्रयोग के कारण हाल के वर्षों में इसकी संख्या में भारी कमी की गई है। तो इसमें सबसे ज्यादा कमी किस कारण से हुई गई? तो एक दवा होती थी डाइक्लोफेनाक, जो पशु चिकित्सा, जो पशुओं का दर्द है उसको निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब तो बंद कर दी गई है। इसमें क्या होता था, ये जो दवा थी, यदि किसी पशु को दर्द है तो उसको दी जाती थी और वह समय से पहले मर जाता था, मतलब दवा का पाचन ना हो और मर गया। और फिर यदि गिद्ध खाता था तो गिद्ध को यह प्रभाव होता था और बाद में गिद्ध भी धीरे धीरे मर जाता था इस दवा के खाने से। इसलिए इस दवा को बाद में बंद कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में फॉरेस्ट्री कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है। तो ये आ सकता है कि फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? गोरखपुर में। इसका घोषणा किसने की? तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह घोषणा की गई है। अगली करंट है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2024 की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई है। तो ये जो योजना है ना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, ये किस लिए है? हमारे जो युवा हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए है और ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। कब की गई? 15 अगस्त 2024 को। राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के तहत राज्य के युवा उद्यमी को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत राज्य सरकार ने राज्य में 10 लाख नए MSME स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया। इस अभियान के तहत हम राज्य में 10 लाख नए MSME को स्थापित करने की भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। सरकार को मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। तो कितने रोजगार पैदा हो सकते हैं? लगभग 50 लाख। वो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से प्राप्त हो सकते हैं। अगला है एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना। ये तो चल ही रहा पूरे भारत देश में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन नेशन वन इलेक्शन, वन राशन, वन नेशन वन राशन। और ये हमारे देश सरकार ने भी इसी आधार पर एक चला दिया, एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना। मतलब प्रत्येक जिला में एक विश्वविद्यालय होना आवश्यक है, इसका यह मतलब है। योगी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी जिसका नाम है एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना शुरू की है। अभी तक उत्तर प्रदेश में राज्य के सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालय हैं। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? 18 मंडल। तो इन 18 मंडल में तो एक ना एक विश्वविद्यालय जरूर है, प्रत्येक में विश्वविद्यालय है। अब हमारी सरकार ने इससे आगे कदम उठाया और बोला है कि अब सभी 75 जिलों में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। मतलब
हर डिस्ट्रिक्ट में एक विश्वविद्यालय होगा। अभी तक प्रत्येक मंडल में, जो 18 मंडल है, प्रत्येक में विश्वविद्यालय एक तो था ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब पूरे 75 जिलों में ये निर्माण किया जाएगा। तथा सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय पहले ही संचालित किया गया है। सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय का पहले से ही संचालित होने लगा इसी योजना के तहत। इसके साथ ही मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, देवीपाटन देवीपाटन मंडल में मां पटेश्वरी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना पर काम चल रहा है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में भी इन विद्यालयों, जो विश्वविद्यालय हैं, इनकी स्थापना पर काम चल रहा है। तो ये पूछा जा सकता है किस प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय है। मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना पर काम चल रहा है। धीरे धीरे 75 जिलों में एक एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय और अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय कार्यरत है। यह भी सूचना दी गई कि आजमगढ़ में भी एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है सुहेलदेव विश्वविद्यालय और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का नाम है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय। अगला, उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। तो आप उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इन रेलवे स्टेशनों के जो नाम बदले हैं उनके नाम याद रखना जरूरी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगस्त 2024 में केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का आधिकारिक तौर पर नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अमेठी की पूर्व लोकसभा सांसद स्मृति ईरानी ने फरवरी में गृह मंत्रालय को नाम बदलने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे मार्च 2024 में मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण इसके क्रियान्वयन में देरी हुई थी। इन स्टेशनों के नए नाम स्थानीय पौराणिक स्थलों और महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं। परिवर्तित स्टेशनों के नाम की सूची इस प्रकार है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। कासिमपुर हाल्ट जायज शहर, कासिमपुर हाल्ट को जायज शहर के नाम से जाना जाएगा। जायज को गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। सिमरौली को मां कली की धाम के नाम से जाना जाएगा। बानी को स्वामी परमहंस के नाम से जाना जाएगा। निहालगढ़ को महाराज बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। अकबरगंज को मां अहोरबा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा। वजीरगंज हाल्ट को अमीर शहीद आले सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ नाम थे जिनके नाम, वो रेलवे स्टेशनों के नाम थे जिनके बदले गए हैं। 8 हैं टोटल। अगला है गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल ओपन किया गया। कहाँ? गोरखपुर में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में खाद्य कारखाना की परिसर में बने पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। सैनिक स्कूल के प्रथम चरण में कक्षा 6 और 9 में 84 विद्यार्थियों का प्रवेश दिया गया। इनमें 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। इस विश्वविद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के जरिए 6 और 9 में प्रवेश लेने के बाद 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। स्कूल में 20 क्लासरूम, 4 लैब्स, छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम, योग सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल, टीएचडी कैंटीन आदि
सभी सुविधाओं से लैस होगा। तो ये कहाँ? गोरखपुर में पहला सैनिक स्कूल खोला गया है और इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और इसमें कक्षा 6 और 9 में प्रवेश प्रारंभ हो भी चुका है। बाद में फिर धीरे-धीरे अन्य कक्षाओं में भी प्रवेश किया जाएगा। इस स्कूल में छात्र-छात्राओं को 4 सदनों में रखा गया है। इन सदनों का नामकरण शहीद भगत सिंह, ये सदन है ना, ये हॉस्टल ये हॉस्टल है, हॉस्टल को सदन बोला जा रहा है। मतलब 4 हॉस्टल बनाए गए हैं, जिनका नामकरण भी किया गया। जैसे शहीद भगत सिंह, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर हॉस्टल बनाए गए हैं। यह एक आवासीय विद्यालय होगा। परिसर में खेल गतिविधियों के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए गए हैं। अगला है कानपुर के हैलट में प्रदेश का पहला स्किन बैंक ओपन किया गया। तो कानपुर में कानपुर के हैलट में प्रदेश का स्किन बैंक पहला स्किन बैंक खोला गया है। कानपुर के हैलट अस्पताल के निर्माणाधीन 1 वार्ड में स्किन बैंक खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो स्किन बैंक जो खोला जा रहा है ना, कहाँ खोला जा रहा है? कानपुर में। किसमें? हैलट अस्पताल में, जो अभी निर्माणाधीन है। यह प्राणियों के शरीर की त्वचा यहाँ सुरक्षित की जा सकेगी। यह प्रदेश का पहला स्किन बैंक होगा। ये पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट एग्जाम में आ सकता है। पार्थिव शरीर से निकली त्वचा वर्ण रोगियों के जख्मों के लिए अच्छे ड्रेसिंग मटेरियल का काम करती है। जो पार्थिव शरीर होते हैं ना, जिनकी डेथ हो चुकी होती है और कोई जला हुआ रोगी होता है, उनके जख्मों को पूरा करने के लिए ये बेहतर ड्रेसिंग मटेरियल का काम करती है। इससे जख्म जल्दी भरते हैं। युग दधीची देहदान संस्था ने त्वचा दान के लिए भी अभियान शुरू किया है। तो एक संस्थान है जो जिसका नाम है युग दधीची देहदान संस्थान। ये त्वचा दान के लिए एक अभियान शुरू करेगी और लोगों को जागरूक करेगी कि आप त्वचा का दान करें, जो पार्थिव शरीर है उनसे, किसी जीवित प्राणियों से नहीं। दक्षिण भारत में पहले से स्किन बैंक खुले हुए हैं। इसके अलावा जयपुर में भी स्किन बैंक संचालित किया जा रहा है। देश का पहला स्किन बैंक 1972 में वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मुंबई में खुला गया था। पहला जो देश का था स्किन बैंक कहाँ खुला था? मुंबई में। किस अस्पताल में? वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। कब? 1972 में। और भी बहुत सारे स्किन बैंक खुले हुए हैं, जैसे जयपुर में और दक्षिण भारत में कई सारे स्किन बैंक खुले हुए हैं। अगला करंट है, उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन के गठन का निर्णय किया गया। स्टेट कैपिटल रीजन वो रीजन कहलाते हैं, जैसे स्टेट कैपिटल हमारी कौन सी है? लखनऊ। उसके आसपास के क्षेत्र को स्टेट कैपिटल रीजन कहा जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र उन्हें एनसीआर का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही हमारे लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है वो एससीआर के नाम से जाना जाएगा, अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ व उसके आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के चलते इन क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय राजधानी दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर प्रदेश में भी स्टेट कैपिटल रीजन का गठन का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिले हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को इसमें शामिल किया जाएगा। इसे यूपीएससीआर अर्थात उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन नाम दिया गया। तो आप इन 5 जिलों के नाम जरूर याद रखना। कौन? हरदोई। ये पांचों जिले लखनऊ से लगे हुए जिले हैं, क्षेत्र हैं, जिनको स्टेट कैपिटल रीजन के दर्जा दिया गया। तो हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, इनको उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन का नाम दिया गया है। में लखनऊ के 2528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अतिरिक्त
हरदोई के सीमावर्ती 5985 वर्ग किलोमीटर, सीतापुर के 5743 वर्ग किलोमीटर, उन्नाव के 4558 वर्ग किलोमीटर, रायबरेली के 4609 वर्ग किलोमीटर तथा बाराबंकी के 4402 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया। तो जो ये आंकड़े दिए गए हैं क्षेत्रफल के, तो इसको आप याद नहीं रखना। हाँ, आप इन 5 जो जिले हैं इनको मुख्य तौर से याद रखना जरूरी है। यूपी एससीआर अर्थात उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन का कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो आप इस क्षेत्रफल को याद रख सकते हैं। कितना? 27,826 वर्ग किलोमीटर। से स्वीकृत अध्यादेश में एक अध्यादेश लाया गया, उसमें उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया। तो एक प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा और उसकी देखरेख में ये सारा क्षेत्र आएगा। स्टेट कैपिटल रीजन, मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष होंगे, इस अथॉरिटी के और अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री तथा प्रदेश के मुख्य सचिव, इनके 22 चेयरमैन होंगे। प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा? लखनऊ में। तो आप उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो बनाया जाएगा एक अध्यादेश के थ्रू, बाद में इसे एक्ट के रूप में प्रस्ताव दिया जाएगा और बाद में एक्ट बनाया जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। और वाइस चेयरमैन कौन होंगे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। और बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो लखनऊ में। अगला करंट है, मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क बनाई गई। इसे 24 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क जो मेरठ में निर्माण किया गया है। तो इस सड़क को किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत बनाया गया। कहाँ? मेरठ में। यह हरित सड़क परियोजना लगभग 2.15 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी। जून 2026 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की उम्मीद है। इस परियोजना की अनुमानित लागत की बात की जाए तो 40 करोड़ रुपए है। पीएम ग्रिड अर्थात चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 10 मीटर से 45 मीटर की चौड़ाई वाले सड़क खंडों पर लागू किया जाएगा। मतलब ये है कि जो 10 मीटर से 45 मीटर की जो चौड़ाई वाली सड़क है ना, उनको हरित सड़क के रूप में निर्माण किया जाएगा। उसके जो अगल बगल के क्षेत्र होते हैं ना, तो उन पर ग्रीनरी की जाएगी, मतलब पेड़ पौधे वृक्ष लगाए जाएंगे इस योजना के तहत। अगला है, नोएडा आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन चुका है। 9 अगस्त 2024 को गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को आधिकारिक तौर पर आईएसओ 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया। किसे? नोएडा को, जिसको हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन गया है। अभी तक किसी भी प्रदेश के कमिश्नरेट ने आईएसओ प्रमाणन प्राप्त नहीं किया था, अर्थात आईएसओ का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था, और नोएडा ऐसा करने वाला पहला कमिश्नरेट है। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए असाधारण पुलिस सेवाएं देने के लिए कमिश्नरेट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रॉयल इंपैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया यह सम्मान कमिश्नरेट की विश्व स्तरीय सेवाओं, कुशल समस्या जो समाधान करती है उसका समाधान प्रणालियों और मजबूत प्रशासनिक प्रथाओं को मान्यता देता है। यह प्रमाणन प्रक्रिया में प्रमाणन निकाय द्वारा कमिश्नरेट की सेवाओं का मूल्यांकन शामिल था इसमें। तो इस प्रमाण पत्र को कौन देता है? रॉयल इंपैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। जो वहां पर
जो पुलिस सेवाएं हैं ना, उसको बेहतरी से प्रयोग किया गया है। विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान की गई हैं। जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया गया बेहतर तरीके से, और मजबूत प्रशासनिक प्रथाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके लिए ये आईएसओ प्रमाणन प्राप्त हुआ है नोएडा के कमिश्नरेट को। अगला है, अयोध्या आदर्श सौर शहर घोषित किया गया। मतलब यहाँ पर सौर प्लांट पूरे शहर में लगाए जा चुके हैं। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक अयोध्या ने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की है, जिसके कारण अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर शहर का प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा से कितनी ऊर्जा उत्पादन की जा रही है? 40 मेगावाट की। इसलिए इसे उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत इस पदनाम को दिया गया। ये पदनाम क्या है? आदर्श सौर शहर का पदनाम दिया गया है। सौर शहर को ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग को कम से कम 10% तक कम कर सके। मतलब ये है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो उस शहर में जो हमारी पहले पारंपरिक ऊर्जा है उसका 10% उपयोग किया जा रहा हो। ध्यातव्य है कि अयोध्या शहर की अनुमानित बिजली की मांग 198 मेगावाट है और इस नवीकरणीय ऊर्जा से कितनी बनाई जा रही है? 40 मेगावाट। यह संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा माझा रामपुर हलवारा और माझा सराय राशि गांव में सरयू नदी के पास स्थापित किया गया है। जो ये सौर सौर संयंत्र है कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो माझा रामपुर हलवारा में और माझा सराय राशि गायों में, जो सरयू नदी के किनारे है वहां पर स्थापित किए गए हैं। अगली करंट है, वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की गई। कहाँ? वाराणसी में। तो वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित किया गया है कहाँ? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। कहां पर? कौन सा विश्वविद्यालय है? वाराणसी में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। उसके मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। संग्रहालय वैदिक साहित्य के विकास को प्रदर्शित करेगा, जिसमें 16 संस्कार, 64 कलाएं, 18 विद्या स्थानों के साथ साथ भारतीय ऋषियों के योगदान को दर्शाया जाएगा और शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। तो आप इसको याद रखना कि वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। ऐतिहासिक सरस्वती भवन में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियों, जिसमें रास, पंचध्याय, श्रीमद् भागवत गीता और दुर्गा सप्तशती शामिल किए गए हैं इस भवन में। अगली न्यूज है, सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन से नवाजा गया है। सोनभद्र पुलिस लाइन पूर्वांचल की पहली पुलिस लाइन बन गई है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से अगस्त 2024 में आईएसओ 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ऐसा ही प्रमाणन हम ऊपर पढ़ के आए हैं। किसका? नोएडा का कमिश्नरेट को भी आईएसओ 9001-2015 का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन सोनभद्र पुलिस लाइन की प्रबंधन, शिक्षण, सेवाओं और सुविधाओं में उत्कृष्ट को मान्यता प्रदान करने के लिए यह प्रमाणन दिया गया है। अगला न्यूज है, सलखान जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो कौन सा पार्क है? सलखान जीवाश्म पार्क। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने
सोनभद्र जिले के प्राचीन सलखान जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में पेश किया है। तो ये जो पार्क है कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। नाम क्या है उसका? सलखान जीवाश्म पार्क। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए जो न्यू दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की गई थी उसमें शामिल कराने का प्रस्ताव भेजा है। तो आप ये भी याद रखना है 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। सलखान जीवाश्म पार्क जिसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप में भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक जीवाश्म पार्क है। और भी कई जगह जीवाश्म पार्क पाए जाते हैं, एक ऐसा ही है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह सोनभद्र जिले में राजमार्ग SH5A पर सलखान गांव के पास रॉबर्ट्सगंज से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। पार्क में लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म होने का अनुमान है। आप सिर्फ ये याद रखना कहाँ है, कौन से जिले में? सोनभद्र जिले में। गांव वगैरह ना पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछेगा कि सलखान जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? सोनभद्र जिले में। और ये भी पूछा जा सकता है कि लगभग कितने मिलियन वर्ष पुराने यहाँ पर जीवाश्म हो सकते हैं? तो लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने। सोनभद्र जीवाश्म पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट के प्रकार हैं। जो जीवाश्म किस प्रकार के हैं? शैवाल के हो सकते हैं, स्ट्रेमोटोलाइट प्रकार के भी हो सकते हैं। यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटे कैमूर रेंज में लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। तो यह पार्क जो बिहार का कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है ना, उससे सटा कैमूर रेंज है, उसके क्षेत्र में को भी ये कवर करता है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था अभी हाल ही में। तो ये भी न्यूज में था। 8 अगस्त 2002 को जीवाश्म पार्क के रूप में औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया था। तो जीवाश्म पार्क के रूप में इसे कब उद्घाटन किया? अगस्त 2002 में। अगला न्यूज है लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्ण नाथ तहसील के कुंभी गांव में बायोप्लास्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा की। तो ये ऐसा प्लास्टिक है जो बायो जीवाश्म जीवों या जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा इसे बनाया जाएगा। मतलब ये प्लास्टिक डिग्रेडेबल होगा, मतलब इसका विघटन किया जा सकता है। जैसे हम आजकल जो प्लास्टिक लेते हैं उसका विघटन नहीं होता आसानी से, लेकिन ये ऐसा प्लास्टिक होता है जो जीव आधारित है, इसका विघटन आसानी से हो सकता है। और इसे कहा लखीमपुर खीरी में निर्माण किया जा रहा है। अगला है ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मई 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश राज्य उपयोक्ताओं की सूची में शीर्ष पर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाया गया है या जोड़ा गया है। और ये 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष पर रहा पूरे देश में। 2023-24 में राज्य सरकार की स्वामित्व वाली उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 220 केवी अर्थात किलोवाट या उससे अधिक की 1460 CKM अर्थात सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी। तो कितनी लाइनें जोड़ी ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश का शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। इसे ये किसने बताया? तो इसे केंद्रीय विद्युत
प्राधिकरण के द्वारा आंकड़ों के अनुसार ये दर्शाया गया है। अगला है आरती को अमूल सॉरी आरती को अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप इस लेडीज का नाम याद रखना और इस पुरस्कार का नाम याद रखना, अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। 22 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की, तो ये भी याद रखना कहाँ की है, बहराइच जिले की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कहां पर इसे सम्मानित किया गया? लंदन में। किस समारोह में? प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में इसे संचालित किया। कहाँ की है? बहराइच जिले की। ये एक रिक्शा चालक है। उन्होंने सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया। पिंक ई रिक्शा पहल महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करती है। यह पुरस्कार समारोह के इंग्लैंड के लंदन में स्थित बकिंगम पैलेस में आयोजित किया गया। जो पुरस्कार सम्मान है ना, पुरस्कार सम्मान समारोह जिसका नाम है प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह, कहां पर किया गया? लंदन में एक पैलेस है जिसका नाम है बकिंगम पैलेस, वहां पर इसका आयोजन किया गया। आरती आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा चालक है। अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल कॉलोनी के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार ब्रिटिश चैरिटी प्रेस ट्रस्ट इंटरनेशनल के द्वारा प्रायोजित किया जाता है, स्पॉन्सर या किया जाता है या दिया जाता है। CIMAP द्वारा 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है। इसमें ये किया गया 30 किसानों को लिया, उनकी किसानों की भूमि को लिया और सस्टेनेबल तरीके से एरोमा क्लस्टर की खेती की जाएगी, जो सुगंधित पौधों से संबंधित खेती है। इसको विकास किया जा रहा है। एक पूरा क्लस्टर बनाया जाएगा 30 किसानों की भूमि पर और वहां पर सुगंधित पौधों की खेती की जाएगी। यह क्लस्टर कृषि में टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का एक उदाहरण स्थापित करेगा और देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। ये जो क्लस्टर होगा ना, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रूप में इसे उपयोग किया जाएगा या उगाया जाएगा। पौधों को सतत कृषि के रूप में उगाया जा रहा है ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो, शून्य हो। CIMAP ने क्लस्टर में उच्च उपज देने वाली पुदीना की किस्म जिसका नाम है CIM उन्नति लगाई है, जो उच्च उपज देती है। एक पुदीना की किस्म है जिसका नाम है CM उन्नति, जिसे इस क्लस्टर में लगाया जाएगा। यह पौधों के कीटों और बीमारियों रहित जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधी है। मतलब यह तो ना तो किसी को जैविक तनाव देती है और इसमें बहुत कम कीट लगते हैं, बहुत कम बीमारी लगती है। इस पौधे में कौन सी? ये पुदीना की किस्म है जिसका नाम है CIM उन्नति। तो आपसे पुदीना की किस्म का नाम भी पूछा जा सकता है। नाम क्या है? CIM उन्नति। यह क्लस्टर संपूर्ण राज्य में किसानों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। इस अवसर पर पुदीने का तेल निकालने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली इकाइयों का भी उद्घाटन किया। तो इसमें ये नहीं सस्टेनेबल सब कुछ किया जा रहा है, ये नहीं तेल जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, पेट्रोल डीजल या कोल आदि के द्वारा उन प्लांटों को चलाया जाएगा, नहीं, सौर ऊर्जा से उन इकाइयों को चलाया जाएगा। अगला न्यूज है, उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। ये 6 उत्पाद को हम पढ़ेंगे। 2024 में राज्य के 6 नए उत्पादों को GI टैग मिलने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक GI टैग उत्पाद प्राप्त करने वाला उत्पाद GI टैग उत्पाद प्राप्त करने वाले राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। मतलब यह पूरे देश में सबसे ज्यादा यहाँ GI टैग
मिला है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास 75 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। वहीं 58 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इससे पहले जब तक कुछ समय पहले तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पर था। फिर उत्तर प्रदेश को लगातार ये तो 6 मिले, उसके पहले भी कई जीआई टैग मिल चुके हैं। इसलिए ये पहले स्थान पर पहुंच गया है। इन 6 नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी, ये तिरंगी बर्फी पता है क्या करती थी? जो स्वतंत्र आंदोलन के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा बनाया गया था। उस वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश में तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगा रखी थी, ये मिठाइयों का उपयोग किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा था उस समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय। और उसी समय से ये बनती आ रही है तिरंगी बर्फी। इसलिए इसे जीआई टैग प्रदान किया। कहाँ ये बनती है? वाराणसी में। कम्युनिकेशन कैसे होता था? किसी भी व्यक्ति को देना था तो तिरंगी बर्फी दे दी जाती थी और एक मैसेज पहुंचता था उस व्यक्ति को, एक के थ्रू दूसरे को, दूसरे के थ्रू तीसरे को, इस मैसेज पहुंचते थे। और कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए उपयोग की जा रही थी उस समय। जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक जो जियोग्राफिक प्लेस या मूल से संबंधित है। इसकी अवधि 10 वर्षों के लिए होती। तो ये जीआई टैग 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में जीआई पंजीकरण और संरक्षण को नियंत्रित करता है। तो इसके लिए एक एक्ट बना है, उसके तहत इसे नियंत्रित किया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग का एक प्रभाग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआई टैग प्रदान करता है। तो जीआई टैग प्रदान कौन करता है? डीपीआईआईटी प्रदान करता है। जो डीपीआई किस मंत्रालय के तहत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। और कानून कौन सा है? 1999 का। उत्तर प्रदेश को जो ये 6 जीआई टैग प्रदान किए हैं, जो इस सारणी में दिए गए हैं। तो तिरंगी बर्फी कहाँ की है? वाराणसी की। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये कहाँ का है? वाराणसी का। आरू कढ़ाई, ये कहाँ की है? लखीमपुर खीरी की। बेंत और बांस शिल्प कहाँ का है? बरेली का। जरदोजी शिल्प कहाँ का है? बरेली का। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल कहाँ का है? पिलखुआ हापुड़ का। तो ये 6 जगहों की वस्तुओं को, उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है। तो 2 वाराणसी की थी, 2 बरेली की और 1 लखीमपुर खीरी की और 1 हापुड़ की। अगली करंट है नाइमा खातून, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनाई गई है। तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हाल ही में नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में कार्यरत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके नाम को मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर खातून नाइमा खातून की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रोफेसर खातून को, जिसे खातून, प्रोफेसर खातून या नाइमा खातून कहते हैं, को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो के लिए कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ईएमयू को वर्ष 1877 में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। तो आप इस यूनिवर्सिटी का भी इतिहास याद रखना, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सर सैयद अहमद खान ने कब? 1877 में। किस नाम से? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। अगली करंट है वाराणसी में 7वीं आईएसए आरसी समन्वय समिति की बैठक की गई। 28 मार्च 2024 को वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अर्थात IRRI दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में 7वीं आईएसए आरसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। कहां पर की गई इसकी बैठक? वाराणसी में।
किसके द्वारा? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो उसका एक केंद्र है दक्षिण एशिया में, कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। उसकी बैठक की गई है वाराणसी में। बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए। तो दक्षिण एशिया का जो क्षेत्रीय केंद्र है ना, वो वाराणसी में स्थित है। किसका? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का। इसमें 4 देशों ने भाग लिया, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी के द्वारा इसमें भाग लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली द्वारा की गई। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? जो IRRI अर्थात इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतरिम महानिदेशक हैं अजय कोहली, उनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। इस बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि IRRI दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने से संबंधित सभी अनुसंधानों के लिए एक साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। बैठक के दौरान वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में ये बोला गया, जो चावल है उसको एक प्रीमियम प्रीमियम बेहतर गुणवत्ता वाला एक पौष्टिक चावल के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगली न्यूज है BMS-RDE कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया। ये कहां पर किया गया? कानपुर में किया गया। किसके द्वारा? DMS-RDE के द्वारा एक हल्की, बहुत हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका विकास किया जा रहा है। DRDO के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ने देश का पहला हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो इसे किसने विकसित किया है? DRDO की एक संस्था है जो कानपुर में स्थित है, जिसका नाम है सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। उसके द्वारा इस हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। यह जैकेट BIS 17,051 के स्तर है कि गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। तो यह जो गोला बारूद है ना, स्तर 6 तक का, उससे सुरक्षा प्रदान करेगी। यह जैकेट नए डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां पर नवीन प्रक्रियाओं के साथ ही नई तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो इसका कोई मतलब नहीं है याद करने का। हाँ, नई डिजाइन है, निश्चित ही नई डिजाइन होगी, किंतु बहुत हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जा रही है पहली बार। इस जैकेट का फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल इन कंजक्शन विद यूम सेन अलोन डिजाइन गोलियों को निष्क्रिय कर देता है। तो इसका फ्रंट होता है ना, जिसका नाम रखा गया हार्ड आर्मर आर्मर पैनल, जो गोलियों को निष्क्रिय कर देता है सामने से। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका परीक्षण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ की एक टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया गया था। रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला है, जहां पर ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है, जो कार्यात्मक और गैर धातु सामग्री के क्षेत्र में काम करती है। तो यह संस्था किस रूप में काम करती है? कार्यात्मक गैर धातु सामग्री के रूप में काम करती है। कार्यात्मक गैर धातु सामग्री में पॉलीमर, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, इलास्टोमर्स, कार्बोनेशियस नैनो स्ट्रक्चर सामग्री, स्टील सामग्री, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, छद्मावरण, वस्त्र आदि शामिल होते हैं। तो इसमें यह बताया गया गैर धातु सामग्री में क्या क्या आता है? पॉलीमर, स्टील सामग्री, छद्मावरण, वस्त्र, जो फ्लैट टेक्सटाइल होते हैं वो, और कार्बोनेशियस नैनो स्ट्रक्चर सामग्री, बहुत सारी चीज इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? कानपुर में स्थित
एक प्रयोगशाला है जो डीआरडीओ की है। अगला है ट्रिपल आईटी ने बनाई हाईटेक डेटा चिप। तो किसके द्वारा बनाई जा रही हाईटेक डेटा चिप? ट्रिपल आईटी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित स्थान ट्रिपल आईटी के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु एक आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है। तो ये संस्था कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इस आधुनिक चिप को ट्रिपल आईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के प्रोफेसर मनीष गोस्वामी ने तैयार किया है। तो आप इस वैज्ञानिक का भी नाम याद रखना, प्रोफेसर मनीष गोस्वामी के द्वारा ये तैयार की गई है। चिप का सफल परीक्षण किया जा चुका है। यह चिप सभी महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम भी है। चिप का उपयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में किया जा सकता है। इसका उपयोग यह चिप मेटा स्टेबिलिटी के कम सॉरी यह चिप मेटा इंस्टेबिलिटी के कंसेप्ट पर डिजाइन किया गया है, जो एक विशेष तरह का रैंडम कोड जनरेट करेगा जिसे हैक करना आसान नहीं होगा। छोटी आकार में होने के कारण यह चिप कम पावर का उपयोग करती है, मतलब यह बहुत छोटी है इसलिए पावर भी कम लगता है, अर्थात यह इलेक्ट्रिसिटी का कम उपयोग करेगी। और यह एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मेटा इंस्टेबिलिटी। कंसेप्ट पर आधारित ये चिप बनाई गई है जो रैंडम कोड जनरेट करती है जिसके कारण हैक करना आसान नहीं है, इसलिए इस सुरक्षित चिप बोला जा रहा है। अगला है पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर, जो उत्तर प्रदेश में जिसका निर्माण किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण व विकास भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा द्वारा किया गया है। इसका विकास किसने किया? तो एक एमएसएमई है जिसके द्वारा इसे निर्माण किया गया है, जो नोएडा में स्थित ये कंपनी है। नाम क्या है? क्रैश फायर टेंडर। इसे निर्मित करने के बाद भारतीय वायुसेना की इसकी डिलीवरी की गई है। जब इसका निर्माण किया तो इसे भारतीय वायुसेना में इसका डिलीवरी भी कर दी गई है। इसके निर्माण के लिए भारतीय वायुसेना ने नोएडा की एमएसएमई फर्म को 291 करोड़ रुपए का टेंडर दिया था। भारतीय वायुसेना स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है और अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेश निर्मित वस्तुओं का क्रय कर रही है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, हल्की सी न्यूज है, बस इसका इंफॉर्मेशन जानकारी रखो, बहुत है। नोएडा की एक एमएसएमई कंपनी है जिसने क्रैश फायर टेंडर का निर्माण व विकास किया है और ये किसे सौंपी गई है? तो भारतीय वायुसेना को। अगला है प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत राज्य में 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल ट्रेनिंग प्रदान किया है। तो आप इस प्रोजेक्ट प्रवीण का नाम याद रखना, जो उत्तर प्रदेश का है। इसका उद्देश्य है स्किल प्रदान करना। इसके लिए उत्तर प्रदेश में लगभग 61,000 छात्रों को कौशल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार बाजार हेतु तैयार करना है। इसके लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 से 12 के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ आईटी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान व लेखांकन जैसे क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे। तो जो प्रोजेक्ट प्रवीण है इसके तहत स्किल किन किन क्षेत्रों में प्रदान की जाएगी? आईटी क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सौंदर्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, प्रदान व लेखांकन आदि क्षेत्रों में निःशुल्क प्रदान की जाएगी ये ट्रेनिंग। और ये किन छात्रों को? जो 9 से 12 तक के छात्र हैं उन छात्रों को। प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत संचालित किया जा रहा है। तो ये माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थान है उनके साथ साथ और एक मिशन है
उत्तर प्रदेश कौशल मिशन, इन दोनों को समझौता किया गया है। इन दोनों ने समझौता किया और इन्हीं के माध्यम से प्रोजेक्ट पिरामिड को लागू किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना आदि इसका उद्देश्य है। परियोजना को वर्ष 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2024 में इस परियोजना के लिए 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के 20,582 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3450 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट 2023 में शुरू किया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो 2024 में 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को लिया गया। उसके साथ साथ 3450 कस्तूरबा गांधी की बालिकाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। योजना के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं ना छात्र, तो योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को स्कूल में ही निजी प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हाँ, स्कूल में ही। अगला है उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 57 जिलों में है, टोटल कितने 75 जिले, तो 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। 25 पद ऐसे होंगे जो साइबर पुलिस स्टेशनों में काम करेंगे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। बाद में अभी तो 57 हो, उसके बाद सभी 75 जिलों में ऐसे पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले ही शुरू हो चुके हैं। शेष 57 जिलों में भी ऐसे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।